under the guidance of a full-time social worker, Sri Rajmohan Singh ji. I'm sure most of us are well acquainted with him. YEF was started so that aspiring young individuals who are inclined towards entrepreneurship can get mentorship and support from the ecosystem in the areas of fundraising, networking, market access, and go-to-market strategy. Another motive to start YEF was to support and inspire second-generation entrepreneurs with established businesses to venture into new domains by leveraging their experience and expertise and create a positive impact in the society. YEF ने 2021 से फोकस्ड इवेंट्स करना चालू किए और मध्य प्रदेश के अनेक शहर जैसे कि इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल में इवेंट्स किए जिनमें हज़ारों युवा जुड़े। मुझे आज ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि YEF से जुड़े यंग एंटरप्रेन्योर्स ने कई नए डोमेन्स जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, F&B और IT सर्विसेज में सफलतापूर्वक वेंचर किया। YEF के भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष रोहन सूर्यवंशी जी हैं। भोपाल में YEF का पहला इवेंट पिछले वर्ष हुआ था जो कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। आज का सत्र भोपाल चैप्टर का दूसरा इवेंट है। अब बिना किसी विलंब के मैं आज के सत्र की तरफ बढ़ना चाहूँगा। आज हमने हमारे अतिथि के साथ एक इंटरैक्टिव Q&A सेशन का आयोजन किया है। इस सत्र के मॉडरेटर रोहन सूर्यवंशी जी होंगे जो दिलीप बिल्डिकॉन के स्ट्रैटेजी हेड भी हैं। मैं रोहन जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। Also, it is with great pleasure and honor that I introduce our esteemed guest for today, Mr. Prashant Jain, Director of 3P Investment Managers and former CIO of HDFC Asset Management Company. He is an alumnus of IIT Kanpur and IIM Bangalore and managed to carve out a successful career in the field of finance. He is one of India's most famous and decorated successful fund managers and the only investor in India who has directly managed assets over 1 lakh crore rupees. Also, over 3 decades, he has managed to generate a return of 20% for investors compared to an index return of 10%. Last year, he himself became an entrepreneur and started his own investment firm and got a commitment of over 8,000 crore rupees, that is $1 billion from investors. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Prashant Jain and giving him a big round of applause. नमस्ते दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोग आज आए प्रशांत जी को सुनने के लिए। और मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड है कि मैं आज पहली बार कोई फंक्शन मॉडरेट कर रहा हूँ और वो भी फंक्शन मॉडरेट करने के लिए मेरे को प्रशांत जी के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। तो अच्छी शुरुआत हुई, इससे अच्छी शुरुआत कोई मांग ही नहीं सकता था। तो ग्रेट इट इज़ माई ग्रेट ऑनर एंड माई ग्रेट प्लेजर to be able to do that. प्रशांत जी के बारे में बस मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। मुझे करीबन पिछले 8 साल प्लस से प्रशांत जी के जानने का मौका मिला है और मैं इस समय में करीबन 2,500-3 हज़ार प्लस इन्वेस्टरों से मिल चुका हूँ दुनिया भर में। वो हांगकॉन्ग, सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, हर जगह मिल चुका हूँ। इंडिया में सबसे मिल चुका हूँ अपनी पेरेंट कंपनी के लिए। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनसे मिलने पे आपको लगता है यार, और हर बार मिलने पर लगता है मज़ा आ गया। तो मैं और देवेंद्र भैया हमारे पार्टनर हैं, हम जब सर के पास गए हैं तब मुझे ऐसा लगा है जैसे, और हमने हमेशा डिस्कस किया है, मतलब सर अगर हमसे कुछ 10 प्रश्न पूछते थे धंधे के बारे में, बिजनेस के बारे में कि भाई क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री क्या चल रही, तो हमने इनको जितना कुछ देते थे उससे कहीं कुछ ज़्यादा लेके जाते थे। मतलब सर का विजन ऑन कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या सोचना चाहिए, इलेक्शन क्या हम करेंगे, इम्पैक्ट क्या करेंगे सेक्टर, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी कि जीवन के या बिजनेस के बारे में ऐसी कोई चीज़ सर से ना सीखने को नहीं मिली हो। तो मतलब ऐसा बहुत ही कम लोग, मुझे और कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं आता जितना विशाल इनका व्यक्तित्व है, उतने ही वो हम्बल हैं। जितना मतलब एक समय जब अभी सर ने HDFC छोड़ के यहाँ 4.25-4.5 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, 4.5 लाख करोड़ के अगर आप पैसा डिप्लॉय कर रहे हो, पब्लिक मनी, कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट है लोगों का, जो ट्रस्ट एक दिन में नहीं, वो कई साल, तो 30 साल के सर के मेहनत, सर के बियॉन्ड इंटीग्रिटी। मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस तरह का नाम कोई कभी आपने मतलब जितना रिस्पेक्ट सर को दिया था, आई डोंट थिंक सो कहीं और होता है। तो सर के विजडम के लिए चैनल्स,
पॉलिटिशियंस से लेके सब बड़े बड़े बिजनेसमैन सर से सीखने और समझने के लिए आते हैं। तो आज हम लोग की खुशकिस्मती है कि वो आज यहाँ भोपाल में है और हम लोग उनसे कुछ सीख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये है सर के बारे में, आपको क्या ही बताऊँ। मैं तो आप लोग जो हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, मैं पहले सर से कुछ एक बेस सेट कर दूँगा कुछ प्रश्नों के साथ कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम फ्लोर खोल देंगे Q&A के लिए कि आप में से जिनके जो भी प्रश्न हो, जो आप समझना चाहें, सीखना चाहें, बिजनेस में आपको जो लगती हैं चिंताएं या समस्याएं जो आप समझना, वो ऐसा वाला है। तो सर से सबसे पहले मैं यही बोलूँगा सर कि आज क्योंकि हम सब आप देख रहे हो एक बड़े यंग फोरम है, जनरेशन जितने भी हैं, और ये ऐसा टाइम होता है कि आदमी कई सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि यार ये करूँ, क्या नहीं करूँ। सबसे पहले तो सर आपका जन्म कहाँ हुआ, पैदाइश कहाँ हुई, कैसे हुआ, और आप इस सेक्टर, इस इंडस्ट्री में कैसे आना, पढ़ाई लिखाई के बाद, मतलब क्योंकि कैसे आपने सोचा था कि आप भी इसी में आएंगे, कि ये कुछ इत्तेफाक हुआ या कैसे क्या होके हुआ इंडस्ट्री में आना इसमें? नहीं, आप बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और जीवन में सफलता के लिए एक चीज़ तो आपको पहले बता दूँ, आप बाकी कुछ सीखें नहीं सीखें, इनसे विनय कैसे की जाती है ये सीखें। क्योंकि अगर हम विनयशील रहते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हमको आसानी होती है। तो पहला तो आप ये गुरु मंत्र आज का दे दीजिए। तो आपने बहुत तारीफ की, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जन्म देहरादून में हुआ था और मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, और मैंने जो जीवन में डिसीजंस किए, मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे पता था मुझे क्या नहीं पसंद है, तो जो बचता था वही मैं करता गया। तो मुझे आई कैन नॉट कट एनीथिंग। तो फिर मैथ्स बचा, वैसे मैं मैथ्स में फेल हुआ था, लेकिन फिर मैथ्स ही किया तो इंजीनियरिंग चले गए। इंजीनियरिंग के बाद मुझे बाहर नहीं जाना था, क्योंकि आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, और मुझे पढ़ना और था, तो और कोई रास्ता नहीं था, तो MBA कर दिया। MBA में इंजीनियर थे तो नंबर्स में कंफर्ट था, और मुझे इंडियन कंपनी में नौकरी करनी। तो उस टाइम फाइनेंस में 2 ही कंपनीज थी, ICICI और SBI कैप्स। तो SBI कैप्स पहुँच गया, और जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मैं 2 महीना लेट गया, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज में लिखा था। तो मैंने क्वालिफाई किया था, फिर मैंने ज्वाइन नहीं की, उसका एक अलग कारण है। तो फिर जब पहुँचा तो उन्होंने कहा कि GM थे श्रीराम, उन्होंने कहा कि सन आई एम सॉरी, ऑल द गुड पोजीशंस आर गॉन, ओनली इक्विटी रिसर्च इज। तो उस टाइम पे इक्विटी रिसर्च की कोई महत्व नहीं था। सर ये कौन से सन की बात है? ये 91। तो मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने फादर इन लॉ से कहा कि तुम कहाँ शादी कर रहे हो, कि ये तो शेयर बाजार में काम करते हैं। उस टाइम शेयर बाजार की ऐसी रेपुटेशन। सो दैट इज हाउ आई केम टू इक्विटीज। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं, लेकिन ऐसा होता है। 91 में SBI कैप्स ज्वाइन किया। हाँ, और उसके बाद 2 साल बाद मैंने हम 4 लोगों की एक टीम बनाई, एंड वी सेट अप अ म्यूचुअल फंड फॉर 20th सेंचुरी म्यूचुअल फंड, 20th सेंचुरी फाइनेंस। वो कंपनी पहले स्विस एक कंपनी थी, ज़ूरिक फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने खरीदी, और एंड में 2003 में वो HDFC को उन्होंने बेच दिया, और मैं उस बिज़नेस के साथ करीब 30 साल रहा। जब वो बिज़नेस शुरू हुआ था तो उसमें करीब हमारे पास मेरे ख्याल से 70 करोड़ के एसेट्स थे, और जैसा कि रोहन जी ने कहा, जब मैंने छोड़ा तो करीब 4.5 लाख करोड़ के एसेट्स थे। ये ग्रोथ के बहुत सारे कारण हैं। इंडिया की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की अधिक एक्सेप्टेबिलिटी, और HDFC का अपना ब्रांड, और हम लोग ने भी उसमें अच्छा काम किया। ये 4 रीजंस की वजह से उस बिज़नेस में इतनी ग्रोथ। और पिछले वर्ष मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगा कि मैं अब शेयर होल्डर्स को आंसर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें आपको हर साल एक शेयर होल्डर की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने कहा आई वांट टू आंसर ओनली टू द कस्टमर्स एंड नॉट टू द शेयर होल्डर्स, एंड देयरफॉर आई हैव सेट अप दिस स्मॉल फॉर 3P इन्वेस्टमेंट। सर स्मॉल तो आप बोल रहे हैं, इतना बड़ा आपके रेपुटेशन के कारण ऑलरेडी इतना कुछ कमिटमेंट आ गया। इसको सर जो आपने इस वाली नई वाली वजह से सेटअप किया है 3P को, इसमें आपका क्या सोच, मतलब आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इतना लंबा सोचा, जो आप देखते हैं, आई थिंक कई सारे जो हमारे यहाँ पे मित्र बैठे हैं सब जो खुद अपना धंधा चला रहे हैं, वो भी देखते हैं कि निवेश कैसे अट्रैक्ट करें, हाउ डू दे अट्रैक्ट गुड इन्वेस्टमेंट। सो आप जब देखते हैं कंपनियों को, तो आप किस तरह की चीज़ें देखते हैं उन कंपनियों में, या क्या सोचते हैं कि भाई ये इस कंपनी में, या फिर वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो
प्रमोटर्स में दिखते हैं आपको, या जो आपको कंपनियों में देखते हैं कि हाँ यार इस चक्कर में इसलिए मुझे इसमें निवेश करना है? देखिए, मेरा काम आसान है, मैं सही बताऊँ, क्योंकि मैं प्रोवन बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करती हूँ। तो जो एक अनलिस्टेड में इन्वेस्ट करते हैं, जो वेंचर फंड है, उसका काम हमसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको एक व्यू लेना है अनप्रोवन बिजनेस आइडिया पे ये सक्सेसफुल होगा कि। तो जब मैं लिस्टेड इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं दो ही चीज़ देखता हूँ मेनली। देखिए, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, फेयर ट्रीटमेंट और माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स, ये हाइजीन फैक्टर्स हैं। तो ये तो कोई सी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वो मान के ही चलना पड़ता है कि अगर ये कंडीशंस मीट नहीं होंगी तो मार्केट में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं, और वो शेयर्स की वैल्यू भी आती जाती है, लेकिन कम से कम मैं उसमें नहीं आता। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो मैं एक ही चीज़ देखता हूँ बिजनेस में कि इसका राइट टू विन क्या है मार्केट प्लेस में। तो राइट टू विन मतलब कि हर बिजनेस में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो आपका राइट टू विन होना चाहिए। आप देखेंगे कोई भी आप इंडस्ट्री ले सकते हैं, तो उसमें अगर 20 कंपनीज हैं तो देखिए, मार्केट शेयर एक चीज़ होती है, लेकिन प्रॉफिट शेयर एक दूसरी चीज़ होती है। तो आप देखेंगे जो प्रॉफिट शेयर है वो मार्केट शेयर से बहुत ज़्यादा स्क्यूड होता है कि अगर ऊपर के 3 कंपनीज का टोटल मार्केट शेयर 70% है, 60% है, तो हो सकता है उनका प्रॉफिट शेयर 90% है या 100 से भी ज़्यादा। तो जिस कंपनी के पास कुछ एज है, राइट टू विन है, उसी को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी को ग्रोथ आने वाले समय में ज़्यादा मिलती है। और तो मेरा वही प्रायोरिटी रहती है कि हम ऐसे बिजनेसेस को देखें जिनका मार्केट में राइट टू विन है, और उसके कंपेरेटिव एडवांटेज के जो सोर्सेज हैं वो बहुत जगह से आ सकते हैं। कहीं पे फर्स्ट मूवर इज़ अ ग्रेट एडवांटेज, और उससे जब स्केल आ जाता है तो वो स्केल से ही आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। कहीं पे एडवांटेज आपको ब्रांड से आ सकता है, कहीं पे नए आइडिया से आ सकता है, कहीं पे कुछ आपने सेम काम किया इनोवेटिव तरीके से किया। तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज के, बट मैंने यही देखा है कि जो भी इंडस्ट्री है उसके जो ऊपर के 2-3 प्लेयर हैं उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है। एंड बहुत सी बार देखा गया है कि कंपनीज जिनका एज है वो धीरे धीरे एज खो देती है, क्योंकि कंपटीशन जो था उन्होंने भी इम्प्रूव कर लिया, या फिर वो मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लिसेंट हो, या उसके कॉस्ट बढ़ते चले गए। तो वो भी हम एक बात का ख्याल रखते हैं कि जो इसका आज कंपेरेटिव एज है वो आने वाले समय में कब तक सस्टेन कर पाएगा। और उसके बाद खाली 2 चीज़ हम लोग और देखते हैं कि इस देखिए, मार्केट जो लिस्टेड मार्केट है ये बहुत बार ग्रोथ का गलत अनुमान लगा देता है। तो जब शॉर्ट टर्म में ग्रोथ ज़्यादा है तो वो एक्स्ट्रापोलेट उसको इनफाइनाइटली कर देता है, और ऐसे कई साइकिल आए बाजार में। तो इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग ये भी एक अनुमान लगाते हैं कि इस इंडस्ट्री का सस्टेनेबल ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, और उसके हिसाब से इसका राइट वैल्यू क्या होता है। और आप अच्छी से अच्छी कंपनी अगर गलत प्राइस पे खरीदेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं करेंगे। तो आज इंडिया की जो कुछ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे आप देखिए, तो आप देखेंगे 23 साल में 2000 से आज तक उसमें 0 रिटर्न लगभग। बेस्ट फार्मा कंपनीज में पिछले 10 साल में 0 रिटर्न। अच्छा, यस। तो क्योंकि वो बिजनेस अच्छा है, लेकिन मार्केट ने उसको ओवर वैल्यू कर दिया था 20 साल पहले या 10 साल पहले। तो जब हम एज ए इन्वेस्टर एक कंपनी में जाते हैं तो हमको जितना हम बिजनेस की राइट टू विन कंपेरेटिव एडवांटेज को समझना चाहते हैं, उतना ही उसमें राइट ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और उसके हिसाब से उसकी क्या फेयर वैल्यू है, उसको हमको ध्यान रखना है। लेकिन ये सब बातें अनलिस्टेड या वेंचर कैपिटल में अप्लाई नहीं करती, क्योंकि उनका काम अलग है कि उनको एक आपके ऊपर व्यू लेना है या आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर एक व्यू, तो वो एक एकदम अलग प्रोसेस है। सर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आपने देखा कि कंपनीज जो आगे भी कई बार होती हैं वो अपनी एज खो जाती हैं। आपने तो अपने इतने लंबे करियर में 30+ साल में तो कई सारी कंपनियों जिनको एज खोते हुए भी देखा होगा, और कई को ऐसा भी देखा होगा जो एज अपनी मेंटेन कर पाई लॉन्ग टर्म।
तो ऐसा वो कंपनी क्या डिफरेंट कर रही थी जिन्होंने एज मेंटेन करी, मतलब वो प्रमोटर्स ने या उन्होंने टीम कैसे डेवलप करी या उनके लीडर्स में क्या कैसी क्वालिटीज़ थी, और जो खो गई उनमें आपको क्या लगा? अगर आपको ऐसे कोई ऐसी कंपनी हो जिनका जहाँ ध्यान आता है, अगर ऐसी कोई आपको क्वालिटी लगी कि हाँ यार ये आप 4-5 ऐसी चीज़ें लगी जो इंग्रेडिएंट हम बोले तो? नहीं, देखिए इसमें कोई एक जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि द सीड्स ऑफ फेलियर आर सोन इन सक्सेस। तो मैंने बहुत सी जगह क्या देखा कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, तो एरोगेंस इज अ नेचुरल आउटकम, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। तो और उसमें धीरे धीरे गलतियाँ होने लगी, क्योंकि यू स्टॉप लिसनिंग टू अदर्स। और वो लाइफ के हर फील्ड में होता है कि व्हेन वी आर सक्सेसफुल वी एट्रीब्यूट द सक्सेस टू अस। हम लोग जो सक्सेस है किसी भी कंपनी की, उसमें उसके बहुत सारे रीजंस हैं। राइट एनवायरनमेंट, राइट स्ट्रैटेजी, राइट एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग। वही आदमी को आप गलत एनवायरनमेंट में बिठा दीजिए तो वो फेल कर जाएगा। तो एक सक्सेस का राइट एट्रीब्यूशन होना चाहिए। कभी कभी लक वर्क्स। बहुत सी जगह आप लाइफ में अगर ऑनेस्टली सोचेंगे तो आपको कहीं से कुछ आइडिया मिल गया, मतलब वो लक है, किसी को गलत आइडिया मिल गया, एक का अच्छा कर गया। तो एक सक्सेस का राइट एट्रीब्यूशन इज़ वेरी क्रिटिकल, और उससे करने से हमें ह्यूमिलिटी रहती है। वी कीप ऑन लिसनिंग, और जो आदमी सुनना बंद कर देता है टू अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन, तो आगे पीछे वहाँ पे फेलियर होना स्वाभाविक है। तो आई थिंक, और दूसरा एक कारण यही है कि देखिए द पेस ऑफ चेंज इज एक्सेलरेटिंग इन द वर्ल्ड, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब फ़ोन इन्वेंट हुआ था तो फ़ोन सब जगह पहुंचने में कई सौ साल लगे, लेकिन जब मोबाइल इन्वेंट हुआ वो उसने 20 साल में इतना पेनिट्रेट कर दिया जो पहले 200 साल में नहीं हुआ। तो आज इंटरनेट के आने से, डिजिटल चीज़ें आने से पेनिट्रेशन हैज बिकम एक्सट्रीमली क्विक एंड मेनी मॉडल्स आर गेटिंग डिसरप्टेड। तो वी नीड टू बी अलाइव टू कॉन्स्टेंटली, मतलब अलाइव टू चेंज थ्रेट्स। वी नीड टू लिसन टू कॉन्ट्ररी ओपिनियंस। तो जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा ऐसे एनालिस्ट की तलाश में रहते हैं कि जिसकी सोच हमसे अलग है। देखिए जब भी शेयर बाजार में कोई भी शेयर ट्रेड होता है तो उसमें दो चीज़ चाहिए, एक बायर और एक सेलर। तो कंपनी सेम है, दाम सेम है, प्रॉफिट सेम है, ईपीएस सेम है, सब कुछ सेम है, खाली दो लोग की सोच अलग है। एक खरीदता है और एक बेचता है, और दो में से एक को तो गलत जानेंगे। तो हम लोग हमेशा ऐसे आदमी की तलाश में रहते हैं कि अगर हमको कोई शेयर अच्छा लग रहा है तो किसने उस पर सेल रिपोर्ट लिखी है, तो उसको मिलिए, सुनिए, उस मीटिंग में बोलना नहीं। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं और उसको बताने लगते हैं कि तुम क्यों करो। तो उस मीटिंग में जाने से हम कहते हैं भाई पहले चुप रहो, सुनो इसको, उसको लिखो, बस उसको थैंक यू करो और बाद में सोचो। तो आई थिंक वी नीड टू वेलकम एनीवन हु चैलेंजेस अस। तो जो हमने चैलेंज करेगा वो गलत हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग उसको, बहुत से लोग सुनते ही नहीं है। तो आई थिंक दैट इज वन वेरी गुड हैबिट व्हिच वी शुड इनकलकेट, कीप ऑन लिसनिंग टू कॉन्ट्ररी ओपिनियंस। सही बात सर। आई थिंक जब भी हम सभी लोग गलती करते हैं कि जब हम सक्सेस में होते हैं तो हम अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। वो लेकिन उसको मालूम है वो मूर्ख है, he knows he is an idiot, he knows his capabilities। और एक दूसरा आदमी है जो इंटेलिजेंट है, काफ़ी शार्प है, लेकिन वो अपने को जितना शार्प है उससे बहुत ज़्यादा शार्प मानता है। तो मैंने देखा है कंपनीज में जो कम इंटेलिजेंट है लेकिन उसको वास्तविकता का अंदाज है, तो वो लाइफ में ज़्यादा आगे है, क्योंकि वो कॉशियस है, वो विनयशील रहेगा, वो सबकी सुनेगा, वो बोलेगा कम, सोचेगा ज़्यादा, और वो दूसरों का सहारा लेगा। और जो आदमी केपेबल है लेकिन अपने को ज़्यादा केपेबल समझता है, he will rub people the wrong way, he will make wrong decisions, he is shut to contrary opinions। तो आई थिंक अपनी क्षमता का सही आंकलन करना बहुत, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इसमें दो चीज़ें हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी खराब है। तो जब हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमको कहाँ मिलती है,
जहाँ पूरी दुनिया कह रही है शेयर बेकार है, और अगर आपको लगता है अच्छा है तो वहाँ पे आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि वो चीज़ बहुत सस्ती है। और कभी कभी एकदम उल्टा होता है, पूरी दुनिया कह रही है बहुत अच्छा है क्योंकि शेयर बढ़ रहा है, लेकिन वो बहुत महंगा है। तो हमको ये बहुत वी शुड बी वरीड अबाउट अवर बिजनेस। तो मैंने ये देखा है कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, और शायद वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए भी हमको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, लेकिन वी शुड ऑल्सो बी वरीड, जैसे कि हमको एक वरी भी है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो हमको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रोफेशनल या अच्छा बिजनेसमैन इन दोनों के बारे में निरंतर चलता रहे। बिल्कुल सही कहना है सर। सर जैसे आपने भी अभी अपनी कंपनी अभी शुरू करी, नहीं करी, आपको भी वैसे तो चलिए क्योंकि आपका बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ फंड है, आपके लिए तो जो रॉ मटेरियल था वो था कैश, वो आपको आपसे अच्छा कौन ही जानेगा कि कैसे रेस करना और कहाँ से आना। बट जैसे जो आपको भी कुछ चैलेंजेस ऐसे आए क्या कि इस टाइम पे आपको लगा कि जब नया बिजनेस, क्योंकि आपने जब करी थी चीज़ें आज से 30 साल पहले शुरू, और आज एकदम वापस से रीसेट करके रीस्टार्ट करना, तो इसमें आपको ऐसे कोई चैलेंजेस लगे कि हाँ यार वापस करने में मुझे कोई नई चीज़ें या टीम ढूंढने में कुछ करने में? और टिपिकली आप क्या देखते हैं कि यंग जो बिजनेसेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्ट कर रहे होते तो उनको आपने जब देखा मिला तो किस टाइप के आपको चैलेंजेस देखे, और या किस तरह के उन लोगों ने उसके सुझाव किए, अगर कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंस है, कुछ नोटेबल आपको ऐसे कुछ ध्यान है? देखिए इसके बारे में मतलब मैंने वही किया जो मुझे आता है, एंड आई डोंट गेट बोर्ड। अगर आपका कुछ अच्छा काम चल रहा है तो बहुत से लोग जो अच्छा काम है, जो ग्रो भी कर रहा है, लेकिन दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग न्यू एंड न्यू। तो आई डोंट थिंक, देखिए अगर आपका फील्ड में ग्रोथ पोटेंशियल है तो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन वन थिंग, बिकॉज पूरी दुनिया आपका मार्केट हो सकती है। तो हम 5 चीज़ अच्छी नहीं कर सकते मुझे लगता है, और हर एरिया इज़ वेरी कंपेरेटिव। आज नहीं है तो कल हो जाएगा। आप थोड़ा सा सक्सेस करेंगे एक फील्ड में तो 10 कंपनी और खड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अनलेस आवर फील्ड इज़ वेरी स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड, वी शुड डिवोट लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी टू वन फील्ड एंड क्रिएट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एरिया। तो हम लोग जैसे मजाक करते हैं कि अगर आपको सचिन तेंदुलकर को हराना है तो क्या करें, बताइए। उसको बोलिए हॉकी खेलो जैसे, तो आपका चांस है। आप शायद क्रिकेट में तो नहीं जीत सकते। तो कहने का मतलब यह है कि आइडेंटिफाई व्हाट इज योर कोर स्ट्रेंथ, जिसमें आप अच्छे हैं उसमें लगे रहिए। और हर फील्ड में मेरे ख्याल से इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, द वर्ल्ड इज योर मार्केट। तो हमको बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ओवर 5-10 ईयर्स सम बिजनेसेस विल स्टार्ट अंडर परफॉर्म। और इंडिया में बहुत ही कम ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने 2, 3 या 5 अलग अलग बिजनेसेस को स्केल अप करके 20, 30, 40 साल तक उसको सक्सेस बनाते रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। तो और जो मैंने किया, ठीक है, हर बिजनेस में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बुक है, मैं उसका नाम भेज दूँगा आपको, पर्पल काउ, सेठ गॉर्डन का बुक है। वो आप 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो ये बुक आप सभी लोग पढ़िए। तो वो बुक क्या कहती है कि आपको अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो आपको उस बिजनेस में बहुत सक्सेस मिलेगा। तो मैंने भी अपने बिजनेस में डिफरेंशिएट किया। मेरे को मालूम है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट्स की अच्छी समझ है, लेकिन मैं बड़े ब्रांड्स के साथ रिटेल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। तो उसमें 50 ब्रांच चाहिए, 2000 आदमी चाहिए। तो जिसके पास 2000 एम्प्लॉय है, जिसके पास बड़ा ब्रांड है, HDFC है, ICICI है, स्टेट बैंक है, 500 ब्रांच है, उनको 3000 रुपये की एवरेज एप्लीकेशन आती है, महीने की 1 करोड़, तो उसको 3000 करोड़ रुपये आते हैं। तो वो 1 करोड़ एप्लीकेशन लाने के लिए आप सोच सकते हैं कि कितना स्केल, तो मैं वो फेल कर जाएंगे। बहुत से लोग वो ट्राई कर रहे हैं मेरी इंडस्ट्री, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट, पर मुझे लगा मैं वो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मेरे को इनसे सामने से कम्पीट नहीं करता। तो मैंने कहा कि मैं इंडिया के सुपर HNI के पास जाता हूँ। तो टुडे आवर एवरेज टिकट साइज इज 20 crores. We have 14 families who have given us more than 100 crores.
तो मैंने कहा एकदम टॉप में मैं जाता हूँ, क्योंकि जो बाकी लोग हैं दे ट्रीट द 1000 रुपी इन्वेस्टर एंड द 1000 crore इन्वेस्टर द सेम, इट इज़ द सेम प्रोडक्ट, क्योंकि दैट इज़ द रूल ऑफ द कंट्री, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा लेट मी गो टू द वेरी टॉप, नाउ आई हैव ओनली 300 इन्वेस्टर्स, वी वांट टू मेक इट 500, दैट्स ऑल। अब वो 500 इन्वेस्टर को सर्विस करने के लिए मुझे कोई ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे कोई सेल्स फोर्स नहीं चाहिए, मुझे कस्टमर सर्विस नहीं चाहिए। जो पर एप्लीकेशन आपकी 3000 रुपये की है वो मेरी 20 करोड़ रुपये हो, उन 300-500 लोग से मैं जाके वन मिल सकता हूँ एंड दे अंडरस्टैंड मी, मेरे को मास मार्केट ब्रांड नहीं चाहिए। सो आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली स्मॉल, आवर हेड काउंट इज 25, we manage reasonable money and we think we can grow it 5 times with the same headcount। तो आपको जो बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है उसको फ्रंट से नहीं कम्पीट करना मेरे ख्याल से। इफ़ यू आर एंटरिंग अ बिजनेस व्हिच इज अदर्स आर डूइंग, यू हैव टू फाइंड सम हुक टू, मेरा कोट अलग से मैं कैसे डालूँ, कुछ हमको डिफरेंशिएशन चाहिए तो आपको बिजनेस में अच्छी समझ मिलेगी। अभी 10 लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप भी लग जाएंगे, आप 11वें हो जाएंगे। तो इंडिया में थोड़ा अंडर पेनिट्रेशन है, तो 2-5 साल आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप देखेंगे कि 5-10 साल बाद unless you are able to differentiate, some hospitals will start suffering and some will keep on moving ahead. It will happen to schools, it will happen in every area. तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ 2-3 साल तो शायद मैं इसको चला लूँगा, इसके आपका खुद का टेंशन है, एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, तो आप चला लेंगे उसको। बट व्हेन यू गो फ्रॉम 1 to 5 to 10, तो 100 लोग ये कर रहे हैं, 30 लोग ये कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे उनसे compete करेंगे, क्योंकि compete तो आपको एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा। आज आप कह सकते हैं भोपाल में ये चीज़ कम सप्लाई है तो आज इसकी, बट 5 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा। तो यू मस्ट आइडेंटिफाई कि बाकी लोग से मैं कहाँ पे अच्छा करूँगा, मेरा क्या सस्टेनेबल सोर्स ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज है, तभी आप लॉन्ग टर्म में उस बिजनेस को सस्टेन करें। सर बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने कि आई थिंक व्यक्ति को अपने खुद के भी स्ट्रेंथ और अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ और वीकनेस का दोनों का आकलन करना ज़रूरी है कि भाई मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उसमें कौन है मेरे पीयर सेट्स, कौन है मेरे कंपटीशन, और मैं उनसे अलग कैसे दिखूँ, और उनसे अलग दिखने क्या मेरे पास वो नेसेसरी स्किल सेट है या मेरी लाइकिंग है। नहीं है तो मुझे उसको करने के लिए व्यक्ति चाहिए, टीम चाहिए, क्या चाहिए वो बिल्डअप करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इन ग्रोथ फेज में है तो मैं सर इसी से एक और चीज़ पूछूंगा, जैसे कि आपने बोला कि अलग अलग कंपनियों को, सेक्टरों को दे हैव टू लुक एट कि हमारी कॉम्पिटिटिव एज क्या है। जैसे हम इतने सारे हम यंग लोग हैं, हम लोग भी जैसे जानना आपसे सुनना है कि आपको क्या लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो लार्जर, अगर हम इकोनॉमी बात करें अगले 10 साल, आई थिंक 91 जब से खुला इकोनॉमी तो धीरे धीरे करके जो एक्सप्लोजन हुआ जिसका आपने तो फ्रंट शीट पे बैठ के देखा, आपको आगे का अगले 10 साल 20 साल क्या लग रहा है कि हम किस डायरेक्शन में, इंडियन इकोनॉमी कैसी, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी दिख रही हो, और हमें ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये सेक्टर में क्योंकि गवर्नमेंट PLI स्कीम लाई है उसका फ़ायदा होगा, या ऊपर कोई और अगर कोई डिस्ट्रप्शन ग्लोबल स्टेज पे दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यार इनसे इन एरियाज़ में हमें शायद इंडिया को अच्छी आगे बढ़त मिले, कि अगर हमें चाइना का फियर है फॉर एग्जांपल, तो लग रहा है कि जो जो इंडस्ट्रीज हम बहुत आउटसोर्स कर रहे थे वहाँ पे उसको सरकार प्रोटेक्टिव मोड में थोड़ा और लाएगी जो क्रिटिकल है, जैसे API में लेकर आ गई थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टरों पे हमको सोचना चाहिए, और इकोनॉमी क्या लग रही है, फिर सेक्टर्स पे अगर मैं पूछूं। देखिए इंडिया की इकोनॉमी पिछले 40 साल से लगभग 6% साल से ग्रो कर रही है इन रियल टर्म्स, वॉल्यूम टर्म्स। जो ग्रोथ आती है रियल ग्रोथ है, और इस ग्रोथ का इसमें सरकारें बदली, माहौल बदला इंडिया के बाहर का बहुत, लेकिन ये ग्रोथ लगभग हो ही रही है। इसके कुछ कारण थे कि इंडिया में जो फैमिलीज की संख्या है वो करीब 2.5% साल की आज भी बढ़ती है। पॉपुलेशन ग्रोथ 1% है, लेकिन फैमिलीज की जो ग्रोथ है इट इज ग्रोइंग एट 2.5%। तो आप देखेंगे बहुत सारी जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जैसे घर, हाउस इटसेल्फ, कार, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, व्हाटएवर, द यूनिट ऑफ कंजम्पशन इज अ फैमिली। तो 2.5% वॉल्यूम ग्रोथ तो आपकी वहाँ जा जाती है। बाकी जो है पेनिट्रेशन कम है इंडिया में, केवल 5% घरों में AC है, 12% घरों के पास कार्स है। तो इंडिया में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो एक ग्रोथ स्वाभाविक है। तो आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी ये 6% तो ग्रो करती रहेगी।
कर ही रही है 30-40 साल से, और हम धीरे धीरे हमारी सरकारें सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने हमारे रिफॉर्म प्रोसेस रिवर्स नहीं हुई है। तो देखिए सरकार बदली, पेस ऑफ रिफॉर्म स्लो या फास्ट हुआ, लेकिन रिवर्स रिफॉर्म्स इंडिया में नहीं हुए। तो इसलिए इंडिया ग्रो कर रही है। आने वाले सालों में मुझे लगता है जो ये ग्रोथ थी 6% की, ये और बढ़ जाएगी, ये 7 से 8% साल की आ जाएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। और 2 बड़ी चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। आप बताइए मुझे, कोविड के बाद सबसे बड़ा लास्टिंग चेंज क्या हुआ हमारे लाइफ? वर्क फ्रॉम, इट इज़ अ लास्टिंग चेंज ऑफ कोविड, और इसका इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। आप दुनिया के देखिए, इंडिया में तो लोग फिर भी ऑफिस आ जा रहे हैं, लेकिन यूएस में, यूरोप में उनको ऑफिस लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं आ रहे ऑफिस। तो जो वहाँ के एमडी है, जो ओनर्स हैं बिजनेस के, वो क्या कहते हैं, भाई अगर न्यूयॉर्क में, लंदन में कोई ऑफिस नहीं आ रहा है, घर से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कहाँ से कर रहा हूँ, तो फिर मैं वो जॉब बैंगलोर या भोपाल या चेन्नई या हैदराबाद पुनः क्यों नहीं शिफ्ट करूँ? तो वर्क फ्रॉम होम की एक्सेप्टेबिलिटी ओवरनाइट बढ़ गई कोविड में, और क्योंकि आज वो लोग वापस जाने को तैयार नहीं है और यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम है, तो इसलिए आप देखेंगे इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप चाहे जेपी मॉर्गन को देखिए, चाहे मॉर्गन स्टैनली को देखिए, चाहे बोइंग को देखिए, चाहे एयरबस को देखिए, चाहे एबीबी को देखिए, सीमेंस, किसी भी ग्लोबल कंपनी को आप देखिए, तो आप देखेंगे उसका इंडिया में जो हेडकाउंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो मैं जानता हूँ 2 केस, एक ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक, कोविड के पहले 3000 आदमी, कोविड के बाद 8 या 9000, इस साल के बिगनिंग में 13,000, साल के अंत में 22,000, तो 7 गुना हेडकाउंट में ग्रोथ आ गई। तो इंडिया में जो रिमोट जॉब्स हैं ये बहुत तेज़ी से आएंगे। तो इससे आपका जो जॉब, अभी तक खाली आईटी सॉफ्टवेयर हम एक्सपोर्ट करते थे, अब अन्य बहुत सारी, जैसे अकाउंट्स, बैक ऑफिस, टैक्सेशन, लीगल, एचआर, पेरोल, कंटेंट डिजाइनिंग, डिटेल इंजीनियरिंग, R&D, ये सब जॉब्स जो आप डेस्क से कर सकते हैं, ये सब इंडिया में आ रहे हैं। तो इससे इंडिया में जॉब क्रिएशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके 2 इम्प्लीकेशन हैं, 3 इम्प्लीकेशन है इसके। एक तो आपने लोगों को जॉब्स दे दी, तो उससे उनकी इनकम बढ़ी, उससे कंजम्पशन बढ़ा। दूसरा, इंडिया के पास डॉलर ज़्यादा है, क्योंकि जब ये जेपी मॉर्गन का एम्प्लॉय है तो बाहर सेल करेगा उसकी सर्विस ट्रांसफर प्राइसिंग में, तो डॉलर्स आ गए, तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और तीसरा इम्प्लीकेशन जो बिजनेसेस के लिए है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसकी सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि 2003 में और आज के तारीख में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी थी वो कितनी है? 2003 में कितनी थी? गेस करिए आप। नहीं, मेरे ख्याल से मंथली ईयरली बता दो आप। करीब 3-4 लाख थी, 3-4 लाख थी। और आज कितनी है? सेम। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ, उसकी कैपेबिलिटी घट गई है। देखिए, वो पहले कहीं से किसी अच्छे स्कूल से हायर करते थे, आज वो थोड़ा, लेकिन फिर भी 20 या 23 साल में वो स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी को सेम रहना, तो वो ब्लू कॉलर की सैलरी के बराबर आ चुकी है। तो ये 80-90% का रियल टर्म्स में वाइट कॉलर, ये अब रिवर्स हो जाएगा। तो आपके हर बिजनेस को आपको मान के चलना चाहिए कि द स्किल्स विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द नेक्स्ट 10 years। तो एक ये उसका, तो ये इसके 2, ये एक रीज़न है बड़ा जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। और दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ वो ये है कि देखिए, आप इकोनॉमिक हिस्ट्री देखिए वर्ल्ड की 200 साल की, जिस भी देश में ग्लोबल फैक्ट्रीज गई वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट कर गई। पहले 100 साल इंग्लैंड के थे, उसके बाद 50-70 साल यूएस के थे, उसके बाद जापान, कोरिया, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, लास्ट 20 साल चाइना। तो जहाँ भी ग्लोबल फैक्ट्रीज गई हैं वहाँ पे अब वो ग्लोबल फैक्ट्रीज इंडिया में आ रही है। उसके 2 रीज़न हैं, 3-4 रीज़न है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है जियो पॉलिटिक्स। जब चाइना में लॉकडाउन हुआ तो अगर मेरी सारी फैक्ट्री वहीं पे, तो बहुत तकलीफ है बिजनेस की। और चाइना ने ताइवान को थ्रेट दिया, यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पे सैंक्शंस आए, तो हर सीईओ, हर बोर्ड रूम में ये डिस्कशन है कि चाइना में जो मेरी ओवर डिपेंडेंस है उसको मुझे कम करना। तो नई फैक्ट्री चाहे वियतनाम जाए,
चाहे इंडिया है, चाहे थाईलैंड जाए, चाहे सिंगापुर जाए, कहीं तो उसको जाना है। तो उसमें इंडिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा उन फैक्ट्रीज का आएगा और वो आप हर वर्ष देख सकते हैं। सुजुकी की पहली ग्लोबल फैक्ट्री इंडिया में अभी उन्होंने अनाउंस की 1 महीना पहले, वो इंडिया में 40 साल से सुजुकी, आज तक ग्लोबल फैक्ट्री नहीं थी। पहली ग्लोबल फैक्ट्री 1 मिलियन कार्स की, 10 लाख गाड़ियों की मिली। तो आप एप्पल का प्रोडक्शन देख सकते हैं इंडिया में, फॉक्सकॉन। तो आप इंडिया में ग्लोबल फैक्ट्री आ रही है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग आएगी ये इंडियन कंपनी से नहीं आएगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो रीच है, जो ब्रांड है, जो प्रोसेस है, जो कस्टमर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब ग्लोबल कंपनीज के पास है। तो जिस दिन ये जो ग्लोबल कंपनीज है, टोयोटा, सुजुकी, ABB, सीमेंस, जो भी है, जिस दिन उन्होंने इंडिया में प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा दी, तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से आप, तो ब्लू कॉलर्स में भी यहाँ बहुत तेज़ी से जॉब क्रिएशन आएगा। तो आई थिंक इंडिया की जो ग्रोथ है ये दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा, सर्विस एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स। इट विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो पहले साइमल्टेनियस इसको दोनों। तो आई थिंक इंडिया की जो ग्रोथ है ये 7-8% तक आ जाएगी। देखिए अब क्या सेक्टर ग्रो करेगा इंडिया में, सब चीज़ ग्रो करेगी। जो भी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो ग्रो करेगी। तो ऐसी, अब ये कहना बहुत आसान है कि आज एयरलाइंस में कितने लोग सफ़र करते हैं इंडिया में? एनीवन वुड लाइक टू गेस कि बाय एयर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस ट्रैवल? 2-3%। तो अब ये कहना बहुत आसान है कि एयरलाइंस विल ग्रो रैपिडली। क्या हुआ इंडिया में, अब आप प्लेन में जाते हैं तो आपके बगल में बहुत सी बार एक प्लम्बर या कारपेंटर बैठा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? वो वाराणसी से बॉम्बे आ रहा है और ये प्लम्बर, क्या हो रहा है बताइए? सोचिए क्या चेंज हो गया? नहीं, उसकी इनकम इतनी आ गई है कि जो 2 दिन की उसकी सेविंग है इनकम से या लॉस है, वो रेल और एयर फेयर का डिफरेंस है। 5,000 रुपये का एयर फेयर, 7,000 रुपये का, और रेल और एयर फेयर का डिफरेंस बॉम्बे में आप 2-3 हज़ार रुपये दिन का कमा लें। तो अब एयर ट्रैवल विल ग्रो रैपिडली इन दिस कंट्री, बट रैपिड ग्रोथ डज नॉट मीन सक्सेस इन अ बिजनेस। देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ है। जब यूएस में कार इंडस्ट्री आई तो वहाँ पे कई सौ कार कंपनीज थी। आज इंडिया में 50 इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कंपनीज होंगी, लेकिन उनमें से 95% विल फेल, दे विल शट डाउन। क्योंकि जहाँ रैपिड ग्रोथ है वहाँ 100 लोग उस पर हैं, और आज किसी भी एरिया में कैपिटल की कमी नहीं है। देखिए फेज था इंडिया में जब जो एक बिजनेस था वो अलग अलग बिजनेस सेट करते जाते थे और उनको सक्सेस मिलती थी। क्यों? कि आप स्टील में थे तो आप एल्यूमिनियम गए, आप पावर में गए, आप PSL में गए, आप इसमें गए, जहाँ आप गए आप क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको लाइसेंस चाहिए था और कैपिटल कम थे। आज कैपिटल की कहीं कमी नहीं है। तो आई थिंक इंडस्ट्री ग्रोथ डज नॉट मीन योर सक्सेस। तो आप फिर से वही देखेंगे कि मेरा राइट टू विन क्या है। इंडस्ट्री एयरलाइंस विल ग्रो रैपिडली, बट आप देख सकते हैं उसमें क्या होगा। जिसने जिसने उसमें हाथ लगाया है, एवरीवन इज फेल्ड। अभी तक एक ही एयरलाइन पैसा बना रही है पिछले 30 साल में, राइट? तो व्हाट इज हैपनिंग? तो राइट टू विन आपको क्या है? तो देखिए इंडस्ट्री विल ग्रो, लेकिन रैपिड इंडस्ट्री ग्रोथ डज नॉट मीन यू विल डू वेल, एंड लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो आई अगेन कम बैक टू द सेम थिंग, व्हाट इज योर राइट टू विन? अगर 100 लोग उसमें जा रहे हैं, आज इंडिया में 100 PMS है, 100 AIFs वाले हैं, 50 म्यूचुअल फंड, तो आपको ये सोचना है कि इसमें मेरा राइट टू विन क्या है। और जो प्रॉफिट शेयर है, हमेशा आप समझ लीजिएगा, जो भी इंडस्ट्री का प्रॉफिट शेयर है वो टॉप लाइन शेयर से बहुत ज़्यादा स्क्यूड होता है। तो टिपिकली 3 कंपनीज इन अ इंडस्ट्री, in most industries will take 100% or more of the profits, or airlines will be. So don't just focus on industry growth, but again come back and say कि मेरा right to win is. It's a very detailed, very wise and sagely words. Right to win क्या है, हम कैसे different हैं, sector की growth not necessarily. I think आज हमारे infra में भी हो रहा है कि sector तो इतना grow कर रहा है, but companies की प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर हिट आया बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। गवर्नमेंट बीइंग गवर्नमेंट आर नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ
following their own laws and regulations, or believing in the sanctity of the contract. So very true कि I think sir वैसे प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं पूछते ही जाऊँगा, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट कि मैं इतने सारे आप लोग जो आए हुए हैं कि आप लोग के मन में कई सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न होंगे. So I think what I'll do right now is कि just open the floor for Q&A. आप लोग में जिन के जो प्रश्न हैं जो आपको सर से पूछने हो, समझने हो, so I think that would be helpful for everyone to listen to and know as well. So जी, मैं मितेश लोकवानी, IT हार्डवेयर की इंडस्ट्री. मेरा ये प्रश्न है कि जो वैल्यूएशन है किसी भी कंपनी का, जैसे कि कंपनी MSME लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाती है, सपोज हम 10-15 साल काम करके अपना टर्नओवर 70-80-100 करोड़ तक ले आते हैं, तो इसके लिए राइट टाइम क्या है कि हमें IPO लाना चाहिए या हमें VC को आकर्षित करना चाहिए, क्या हम मेन बोर्ड में जाएं या हम SME एक्सचेंज में जाएं? सही वैल्यूएशन कैसे मिलेगा, मतलब वो राइट स्टेज क्या है? क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद बैंक आपके लिए तैयार होता है कि आपको 50-100 करोड़ वो वैसे ही दे देता है, तो वो 50 करोड़ लेने के लिए क्या हमें अपना डाइल्यूट करना चाहिए, या फिर आप थोड़ा और वेट करें कि डेब्ट से आप अपना नेक्स्ट लेवल पे आएँ और फिर उसके बाद फिर ज़्यादा वैल्यूएशन पे IPO लेके आएँ? ये प्रश्न है. जो मेरे एक्सपीरियंस में जिन बिजनेसेस ने, जिन एंटरप्रेन्योर्स ने वैल्यूएशन पहले सोचा और बिजनेस बाद में सोचा, दे हैव नॉट डन वेल. तो वी मस्ट बी पैशनेट, वी मस्ट बी कन्विंस्ड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, और वहीं से आपकी सक्सेस आएगी. देखिए, वैल्यू इज एन आउटकम ऑफ व्हाट यू अचीव. बट तो मेरे को लगता है जब आप कैपिटल के बारे में सोचते हैं, बिजनेस में आप कैपिटल तभी रेज करिए जब आपको कैपिटल चाहिए. आप वैल्यूएशन को छोड़ दीजिए, और इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ. तो जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस. अगर आपका बिजनेस की जो ग्रोथ है वो लैक ऑफ कैपिटल की वजह से सफ़र कर रही है, तो आपको कैपिटल रेज करनी चाहिए. और अगर आपको कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, तो मैं तो क्वेश्चन करूँगा कि आपको लिस्टिंग चाहिए ही क्यों. जैसे आई हैव वर्क फॉर अ लिस्टेड कंपनी, आई हैव इन्वेस्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, बट जो मैं खुद कर रहा हूँ, आई एम वेरी क्लियर, मेरे को किसी का 1 रुपया शेयर होल्डर का नहीं चाहिए. तो बिकॉज द मोमेंट यू ब्रिंग शेयर होल्डर्स यू लूज अ लॉट. ठीक है, वो आपको कहीं लीग टेबल में मिलेगा, आई एम वर्थ few thousand crores, वो पेपर है. देखिए, हमेशा आपके आगे 1000 लोग रहेंगे, तो वो आपको लिस्टिंग करानी है. लिस्टिंग के अपने आप में बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं. तो मैं यही कहूँगा कि आपको लिस्टिंग तभी करानी चाहिए, कैपिटल जब ही रेज करना चाहिए व्हेन द बिजनेस नीड्स कैपिटल. आप बिजनेस को आगे रखिए, अपना जो हमारा लीग टेबल है उसको आप एक आउटकम मान लीजिए, उसको ओवरकम कर दीजिए. तो वैसे आज इंडिया में कैपिटल की कोई कमी नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे PE फंड्स हैं जो कैपिटल देने को तैयार हैं. लेकिन एक चीज़ और है कि देखिए, US में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो पिछले 10 साल में हुआ है दुनिया में, ये अगले 10 साल एकदम अलग होंगे. कोविड के बाद, लीमन क्राइसिस के बाद से, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, दुनिया में पैसा फ्री हो गया था. US में कुछ वर्ष पहले कोविड में 30-year बॉन्ड्स आई थिंक वो ट्रेडिंग एट 1%, और दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बॉन्ड्स वर एट नेगेटिव यील्ड्स. मतलब क्या कि आप बॉन्ड खरीदिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो नेगेटिव यील्ड थी. तो ये जो हुआ, ये एक मतलब अजीब किस्म का था, सस्टेनेबल नहीं था. और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज US में यील्ड्स ऊपर जा रही है, 5% हो गया US में. इंडिया और US के बीच का गैप 20 साल पहले 6% का होता था, आज वो 2% रह गया. उसका रीज़न ये है कि इंडिया और US के में जो इन्फ्लेशन का गैप था वो भी 2% है. बट मुझे लगता है ये और नीचे नहीं गया है जो गैप है. तो अब अगर US यील्ड्स यहाँ पे बढ़ती हैं तो उसका इंडियन मार्केट्स पे, इंडियन इंटरेस्ट रेट्स पे प्रभाव पड़ेगा. और मुझे लगता है आज जो स्मॉल मिड कैप कंपनीज के वैल्यूएशंस हैं, ये मतलब एक अलग दुनिया में, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते. तो अगर आपको कैपिटल रेज करनी है तो आप जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि जो आप वैल्यूएशन है ये बहुत रिच है.
और मेरे हिसाब से आज जो स्मॉल मिड कैप कंपनीज के वैल्यूएशंस हैं ये बहुत एक्सेसिव है। अगर आपको सेल्फिशली सोचना है अपने वेल्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आज जब तक भी ये मार्केट अच्छा रहता है ये एक बहुत अच्छा समय है। बिकॉज अगर ये यूएस इंटरेस्ट रेट 6 या 7% चले गए तो ट्रस्ट में आपके वैल्यूएशंस बहुत कम है। ये पिछले 3-4 सालों में हमने एक अजीब किस्म, ये बाजार में कभी कभी इरेशनलिटी आती है, तो ये जीरो इंटरेस्ट रेट देखते हुए और स्मॉल कैप में इतना मोमेंटम था तो उसकी वजह से अभी 10 करोड़ लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है। बट ये एक साइकिल है, ये दौर है, ख़त्म नहीं। सर इन्हीं केस में एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ लूँ सबके लिए कि इक्विटी रेज करना है या डेट रेज करना है या किस प्रोपोर्शन में कैसे सोचना चाहिए, ये आई थिंक ये क्वेश्चन भी कई सारे लोग सोचते हैं। तो क्या उसके लिए किस तरीके से, क्या फ्रेमवर्क के हमें सोचना चाहिए? देखिए, किसी भी बिजनेस में 2 रिस्क होते हैं, एक ऑपरेशनल रिस्क है और एक फाइनेंशियल रिस्क है। तो ऑपरेशनल रिस्क तो वो है ही है, उसको एंटरप्रेन्योरी या मैनेजर डील कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल रिस्क है ये आपका डिसीजन है। तो मेरे ख्याल से आपको जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कंजर्वेटिव रखना चाहिए। आप इंडिया में, मैंने जैसे 30 साल में देखिए, बड़े बड़े बिजनेसेस थे वो ख़त्म हो गए, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, और अधिकांश केस में दे फेल्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लेवरेज। देखिए, एंटरप्रेन्योर बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी है और इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर है। अगर मेरे जैसा आदमी है वो फूक फूक के कदम रखेगा तो 30 साल आपको एंटरप्रेन्योर बनने में लगेगा, तो विच इज़ नॉट गुड। बिकॉज कंट्री को ऐसे, मेरे ऐसे लोग नहीं चाहिए, कंट्री को आपके ऐसे लोग चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, एग्रेसिव, एम्बिशियस, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको, जब हम डिसीजन लेते हैं कोई भी, तो जब मैंने MBA की पढ़ाई की तो उसमें, या आप डिसीजन लेते तो MBA की जब पढ़ाई की तो उसमें डिसीजन लेने के 4 रूल बताए गए थे, 4 तरीके थे। एक था मोस्ट लाइकली आउटकम, कि ये डिसीजन ले रहा है, ये आउटकम है, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या डिसीजन आउटकम की है, तो आप उससे डिसीजन लेते हैं। दूसरा कि है एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि आपने प्रोबेबिलिटी लगाई, ये 3 सिनारियो है, इसमें ये आउटकम ये है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली, तो उससे आप। एक होता था उसमें मैक्सिमम रिग्रेट क्राइटेरिया, और ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ, पर्सनल भी और बिजनेस के लिए। तो आप सोचिए पॉजिटिव, आप अच्छा सोचिए, लेकिन उसको आप रिवर्स कर दीजिए। जैसे चार्ली मंगेर, ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल यू कैन रीड, तो ही सेज ऑलवेज इनवर्ट, कि आप जो भी करने जा रहे हैं, तो हम लोग भी आर्ग्यू करते हैं कि मेरे को शेयर खरीदना है, तो मैं अपने को कहता हूँ नहीं, वाई शुड आई सेल दिस शेयर, तो मैं उस पर एक पेज लिख लूँगा कि मैं खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा क्या कि वाई आई विल सेल द शेयर, आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ ये शेयर बेचना है मुझे, या उल्टा। तो उससे क्या होगा, मैंने जो सारे मेरे assumptions थे उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो आप जो भी सिनारियो मान के चल रहे हैं, आप उसको चैलेंज करिए कि अगर ये नहीं हुआ, एकदम उल्टा हो गया, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँ। अब तो डेट आप उतना ही लीजिए जितना आप वेरी एडवर्स आउटकम में वो आप उसको, कंपनी, इट शुड नॉट डू परमानेंट डैमेज टू योर कंपनी। तो डेट हमको उतना ही लेना चाहिए जितना हम एक बहुत हॉस्टाइल, बहुत खराब, आज आपकी कॉस्ट ऑफ डेट 8% है, आप मानिए 12 हो जाएगी। आज आपका स्टील का दाम $700 है, आप मानिए कि $600 हो जाएगा, और दोनों साथ में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इकोनॉमी खराब, स्टील का दाम नीचे, तो सारी समस्या एक साथ आएगी। दैट इज रियल लाइफ। तो आप बोलिए कि मेरा आयरन ओर का दाम बढ़ जाएगा, कोयले का दाम बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग आप वैसे ही करिए। देखिए, लेवरेज कम लेने से क्या होता है, जो ग्रोथ आप 5 साल में कर सकते थे हाई लेवरेज से, वो आपको 8 साल लगेगा। लेकिन यू हैव टू ग्रो ओवर 30-40 ईयर्स। आप 15% साल से अगर ग्रो करते गए 40 साल तक, तो कितने हो जाएगा 100 रुपये का। द की इज टू कीप ऑन ग्रोइंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, द की इज नॉट टू ग्रो रैपिडली। तो एंटरप्रेन्योर गलती वही करता है कि जो वो चाहता है मैं 3 साल में इतना बड़ा हूँ, तो उसमें वो एक्सेसिव फाइनेंशियल लेवरेज लेते हैं, एनवायरनमेंट गलत हो गया, अजम्पशन गलत हो गए, कुछ भी गलत हो सकता है।
तो उसमें हमको फाइनेंशियल लेवरेज उतना ही देना चाहिए विच यू हैंडल इन अ वेरी टफ. Hello sir, my name is Anirudh Anjana. I have a construction outsourcing business in US as well as a startup here in India for construction technology. क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, एक तो आपने जवाब दे दिया था कि ओनली टेक द डेप्थ जितना नेसेसरी है, बट एज अ स्टार्टअप जो कि आइडिएशन फेज पे है अभी और उसको अपना इनिशिएट करना है, इफ दे डोंट हैव बूटस्ट्रैप तो उनको कैपिटल रेस करना है तो वो कैसे रेस करे कैपिटल? एक तो पहला ये कि कैसे कैपिटल रेस करे और कितना कैपिटल रेस करना चाहिए एक न्यूली स्टार्टअप को, मतलब कि कितना ज़्यादा लोन ले, इतना एक्सेसिव भी ना ले या फिर कितना ले उस हिसाब से. देखिए इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक आइडिया प्रूवन नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं है, तो मेरे ख्याल से वैसे बिजनेस में डेट तो नहीं लेना चाहिए और कोई देगा भी नहीं शायद डेट उसको. तो मेरे ख्याल से ऐसे बिजनेस को तो इक्विटी फंडेड ही रखना चाहिए. अब वो आप इतने सारे यहीं पे आपके सब हैं, तो आप आपस में भी फ्रेंड्स फैमिलीज, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने कभी भी आज तक अपने फ्रेंड्स या फैमिली से 1 रुपया भी नहीं लिया. तो मैं अपने फंड में भी कोई बोलता है तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि जो पैसे का लेन देन है वो हमको पर्सनल रिलेशनशिप से मर्ज नहीं करना चाहिए. उसमें कहीं ना कहीं जाके वो रिलेशनशिप खराब होने की गुंजाइश है. तो बट दिस इज माय प्रैक्टिस. बट इन मेनी केसेस आई हैव सीन फ्रेंड्स रिलेटिव्स, अगर आपके फादर रिलेटिव सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी गलत है. तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इक्विटी कैपिटल ही रेज करना चाहिए. सी यू शुड नॉट ट्राई टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ. अगेन फोकस ऑन द बिजनेस. लॉट ऑफ बिजनेसेस फेल because the owner, the promoter keeps on thinking this business is worth more. मैंने अपने जीवन में देखे हैं बहुत बड़े बिजनेस, उनको पैसा मिल रहा था, वो ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन वो they always kept on trying. एक कदम और एक कदम और एक कदम, 100 हो गया नहीं तो 100. तो उसमें वो कहीं ना कहीं आपका तो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कंजर्वेटिव. आप अपनी वेल्थ को शेयर करो, तो फोकस ऑन ग्रोइंग द केक. ये मत बोलो कि मेरे को पूरी केक मिले. अगर आपने वेल्थ क्रिएट किया, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़. तो दैट इज माय अप्रोच टू रेज कैपिटल, बिकॉज कैपिटल अच्छे माहौल में मिलती है और कैपिटल की आवश्यकता आपको खराब माहौल में ज़्यादा हो और तब वो मिलेगी. तो आई थिंक एंड सेल एट अ रीजनेबल प्राइस. डोंट लुक फॉर एक्सेसिव वैल्यूएशंस, बिकॉज उसमें आप खुद को बहुत प्रेशर में महसूस करें. आपने देखिए एक ये ध्यान से सुनिएगा, मोर फिक्शन हैज बीन रिटन इन एक्सेल देन वर्ड्स. मोर फिक्शन हैज बीन रिटन इन एक्सेल देन वर्ड. तो बस, तो मैं तो देखिए एक्सेल का कीड़ा हूँ, आप लोग सब रियल लाइफ वाले हैं. तो ये लेकिन समझना चाहिए, एक्सेल स्प्रेडशीट होती है, उसमें आप कुछ भी बना सकते हैं. तो बट रियलिटी लाइफ की एकदम अलग है. तो आई ऑलवेज फील इफ यू वांट टू कैरी लेस गिल्ट, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बी लेस प्रेशर, डाइल्यूट एट अ रीजनेबल प्राइस. ठीक है, वेल्थ ग्रो करी तो क्या दिक्कत है. द फोकस की केक बढ़ाओ, वो मेरा फोकस. What will be your advice on, for all of us here present here, on adhering to high levels of corporate governance, and how important is corporate governance? Because we feel that after a certain stage in business, when you start making money, you are due taxes, but you start and find ways of not paying them. And especially more prevalent in smaller towns, more prevalent in smaller states. So your advice for all of us here. ये बड़े-बड़े शहरों में भी we know all the cases, तो ऐसा नहीं. I don't think कि इसमें स्मॉल या बड़े शहर का है, लेकिन इन स्टार्टिंग फेज पीपल बिहेव डिफरेंटली. बट आई वुड एनकरेज कि आप देखिए अल्टीमेटली इफ यू वांट टू ब्रिंग सस्टेन, तो आई थिंक किसने कहा है, एक कोई मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने कहा था कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर लंच. आप मतलब समझे कि कंपनी की जो कल्चर है वो स्ट्रेटजी को खा जाती है. तो अगर आपको बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है,
इन्होंने पूछा था कि कैसे बिजनेस चलता रहेगा, तो उसमें कंपनी की कल्चर अच्छी होनी चाहिए। कंपनी में अच्छे प्रोफेशनल तभी आए तो जब आपकी कंपनी की कल्चर अच्छी होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ये यहाँ पे टैक्स की चोरी कर लेते हैं या यहाँ पे शॉर्टकट ले लेते हैं लेकिन कंपनी की कल्चर खराब है। तो आई नो लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे कुछ तकलीफ है लेकिन वो धीरे धीरे नीचे तक चली गई। तो मेरे ख्याल से इफ यू मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, इट विल एनहांस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। तो और आप देख सकते आज देखिए माहौल क्या है, आज इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्राइस बहुत बड़ा है। जो अच्छी कंपनी है उसको 50 पी मिलता है, 100 पी मिल जाता है, और जहाँ कंपनी में मार्केट का फेयर नहीं है उसको 20 पी मिलता है। तो लेस कैन बी मोर, लेस प्रॉफिट्स कैन बी लेस, कैश कैन बी ग्रेटर वैल्यू। आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज it will enhance the sustainability of your business. It will lead to a good culture in the सर, माय नेम इज़ आदित्य शास्त्री, आई हैव एन आईटी कंपनी। तो मेरा पहला प्रश्न का जवाब तो आपने पहली लाइन में ही दे दिया था कि आप 20,000 करोड़ की टिकट साइज से नीचे इन्वेस्टर्स को नहीं लेते हैं। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, नहीं, मैंने 20 करोड़ 20 करोड़ सर। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। अच्छा, मैंने कहा आज उसमें एवरेज 20 का है। सो व्हाट अबाउट द स्मॉल इन्वेस्टर्स? तो मेरा मेन पॉइंट है सर, टू लुकिंग एट द कंटिजेंसी, यू स्टार्ट कीपिंग रिजर्व्स फॉर अ कंपनी। हम लोगों ने 2 डाउनफॉल देखे हैं आईटी कंपनी में, एंड इवन एवरी बिजनेस हैज टू हैव अ कंटिजेंसी प्लान्स टू। सो व्हेनेवर यू हैव रिजर्व्स लाइंग इन योर बैंक अकाउंट, यू गेट दैट अर्ज कि अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। सो उसको लेकर आपका क्या सजेशन है? व्हाट एग्जैक्टली शुड वी जस्ट कीप इट एज इन बैंक एफडी, और वो फंड आए, बिकॉज यू नो दैट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन लुक फॉर। बट फिर क्या होता है जब मार्केट रिटर्न्स देखते हैं कि 12%, 15%, और प्रॉब्ली अदर पीएमएस कंपनीज आर, so should we just start parking the funds over there and we start getting in return from there? अब तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें 2-3 मिनट लगेगा। लेकिन उसका जो पहला क्वेश्चन था उसका एक पार्ट रह गया। देखिए, अ बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम आल्सो। देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच यू ऑपरेट इन अ गिवन एनवायरनमेंट, तो उसमें आपको कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। लेकिन उसमें सम कंपनीज फिगर आउट अ वे of keeping themselves clean. So that was a qualifying statement of the previous question. देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। One in a listed company should not invest in equities. जब आप लिस्टेड कंपनी में अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे सरप्लस को, तो शेयर होल्डर क्या कहेगा कि अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है तो आप मुझे डिविडेंड दें। तो पहली बात तो ये कि आप लिस्टेड कंपनी में जो आपका कैश है आप कैश रखिए, लेकिन उसको सेव रखिए। क्यों? आप उसको बैंक्स में ही रखिए या कहीं रखिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस पैसा को मैं कभी ना कभी बिजनेस में यूज़ करूँ, तो उसलिए आप रख सकते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के बैलेंस शीट को यूज़ मत करिए। मार्केट्स विल नॉट लाइक इट, इट इज़ नॉट फेयर ऑल्सो। फिर आप डिविडेंड दे दीजिए, मेरे को माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, जो मेरे को डिविडेंड आएगा मेरे को उस पैसे में जो करना है वो करना, मेरे को डेट में रखना है कोई। लेकिन इन योर पर्सनल बैलेंस शीट्स यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटीज। एंड लेट मी एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल टर्म्स व्हाट डिफरेंस दिस कैन मेक। देखिए, इंडिया का जो सेंसेक्स है ये कब शुरू हुआ था? किसी को याद है? 79 में 100 से शुरू हुआ था। आज कितने पे है सेंसेक्स? 60,000। तो पैसा कितना गुना हो गया? 600 गुना पैसा हो गया। कैसे हुआ है पैसा? कैसे जी? तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है। देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमी की, देखिए इकोनॉमी क्या है, सारे बिजनेसेस को जोड़ दीजिए तो इकोनॉमी बन गई। इंडिया की इकोनॉमी 40 साल में कितने पे ग्रो करेगी? 6% साल पे। लेकिन ऊपर में इन्फ्लेशन भी, रुपए के टर्म्स इन्फ्लेशन पहले 8-10% होता था, पिछले 10-20 साल से 5 से 7%। तो एवरेज आप देखेंगे तो 16%, 15-16% और पिछले 10 साल से 12-13% की ग्रोथ है रुपए के टर्म्स में। तो आप इसको एवरेज करेंगे तो ये ग्रोथ आ जाएगी लगभग 14% साल की। अगर आप कोई चीज़ को 100 रुपये को 14% से ग्रो कराते हैं तो वो 5 साल में डबल हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो ये 79 से आज तक लगभग 45 साल हो गए। तो 45 साल में क्या, इसको आप 5-5 साल के हिस्से में बांटिए तो क्या मिलेगा? 9। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी रुपए के टर्म्स में, वो कितने बार डबल हुई 45 साल में? 9 बार। तो 100 को आप 9 बार डबल करेंगे, देखिए क्या आता है। 100 को 7,000 के पास 51,000, और 10 बार करेंगे तो 1 लाख। तो आज के समय में इंडेक्स को 50,000 और 1 लाख के बीच में ही होना है। और वही पैसा आपने अगर 79 में बैंक डिपॉजिट में रख दिया और मान लीजिए आपको 8% साल का एवरेज रिटर्न मिला 45 साल में, तो 8% पे पैसा कितने साल में डबल होता है? 9 साल। तो 45 साल को आप 9 साल के हिस्से में बांट दीजिए तो कितने साल हो? 100 रुपया बैंक में रखा और कोई टैक्स नहीं दिया तो पैसा 5 बार डबल, तो 100 रुपये का कितना हो गया? 3200 रुपये। और इंडेक्स में रखा तो कितना हो गया? 51,000 तो हो गया। तो ये 17 गुने का जो फर्क है वेल्थ में, ये डेट और इक्विटी का फर्क। पूरी दुनिया कहती है कि इक्विटीज आर मोर रिस्की, इसीलिए आप इन्वेस्ट नहीं करते। ये गलत है। इक्विटीज आर मोर वॉलेटाइल, दे आर नॉट रिस्की। वॉलेटिलिटी इज नॉट रिस्क। अगर आपको लगता है वॉलेटिलिटी रिस्क है तो वो रिस्की है, लेकिन वो गलत है। जिसके पास सरप्लस पैसा है, 5-10 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वॉलेटिलिटी इज नॉट अ रिस्क। तो जो आपका लॉन्ग टर्म पैसा है, जितने पैसे को आप वॉलेटिलिटी आप टॉलरेट कर सकते हैं, उसको आप इक्विटीज में डाल के छोड़ दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है तो आप खाली इंडेक्स खरीद के छोड़ दीजिए। हर महीने लेते जाइए, छोड़ते जाइए जो आपका सरप्लस। हेलो सर, माय नेम इज प्रांशुल, आई हैव अ एआई सॉफ्टवेयर कंपनी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कुछ ऐसे लैंडस्केप में ऑपरेट करते हैं जिसका मार्केट बहुत छोटा, मतलब 4-5 साल पुराना ही हो और वो काफ़ी हाई इन्फ्लेटेड में चल रहा हो, तो हाउ वुड यू असेस व्हेन यू बिल्डिंग अ स्टार्टअप इन दैट डोमेन कि उसकी रियल वैल्यू या फिर उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे होगा, सो दैट यू कैन असेस द रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड यू कैन ऑपरेट इन दैट पार्ट। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम हम जब देख रहे हैं इंडिया इकोसिस्टम में कि प्रॉफिटेबिलिटी एक लार्ज कंपनीज की भी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो वो कैसे बैरियर है? तो देखिए, मैं क्वेश्चन शायद आपका पूरा समझा नहीं, लेकिन एआई से तो मुझे घबराहट होती है क्योंकि सब लोग कहते हैं भाई एआई विल टेक ओवर माय जॉब, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन मैं सही समझा तो। एक अपने इसका मान लीजिए एक मार्केट प्लेस है, मैं नाम नहीं लेता, एक मार्केट प्लेस है, वो फर्स्ट मूवर है उस स्पेस में, समवन इज सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, मार्केट प्लेस है। और एक मान लीजिए फूड डिलीवरी की कंपनी है, जैसे आपकी जोमेटो या स्विगी। तो मैं मार्केट प्लेस में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने नहीं किया, मैंने फूड डिलीवरी में ही इन्वेस्ट किया, वो भी राइट वैल्यू पे। इसमें राइट टू विन है, राइट टू प्रॉफिटेबिलिटी इसमें नहीं, इसमें एंट्री बैरियर नहीं, इसमें आप फर्स्ट मूवर हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म पे मार्केट प्लेस में 100 ब्रांड आप बेच रहे हैं, लेकिन कल को इनके पास बहुत पैसा है, ये बड़े बिजनेस हाउस हैं, तो इन्होंने आके दूसरी मार्केट प्लेस खड़ी और इन्होंने उसमें 5 रुपये सस्ता दिया, तो मेरा राइट टू विन क्या रहेगा? तो देखिए, पिछले 10 सालों में क्योंकि पैसा की कॉस्ट 0 हो गई थी और ये एक वैल्यूएशन का क्या मतलब, उसको एक दौर गेम जो बोल सकते, तो उसमें किसी को परवाह नहीं थी पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो जितना बड़ा हो गया, तो जब मैंने करियर शुरू किया तो हम लोग देखते थे प्राइस टू कैश, फिर आया प्राइस टू प्रॉफिट EPS, फिर आया EV टू EBITDA, फिर आ गया EV टू टर्नओवर, फिर आ गया GMV। तो अब ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। तो एक बहुत पुराने वो है हमारी इंडस्ट्री में, निमेश शाह, वो कहते हैं टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी एंड कैश इज रियलिटी। तो मेरे ख्याल से
अगर आपको आपके बिजनेस में साइड टू प्रॉफिट्स एंड कैश नहीं दिख रहा है तो उसमें यू हैव टू रीथिंक। ये जो मार्केट का एक एक्सेसिव पीरियड हुआ कि किसी को भी कुछ भी मान के हम कुछ भी पैसा दे रहे हैं, तो उसको आप नॉर्मल मत मानिए। आपको नॉर्मल मानेंगे तो गलती हो सकती है। तो आई डोंट नो इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन एंड आंसर। हेलो जी सर, माय क्वेश्चन वुड बी कि आपने ड्यूरिंग द एंटायर टॉक यू मेंशन सम इंस्टेंसेस जैसे कि जो इंडिया बिकमिंग अ अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर वेरियस आउटसोर्सिंग जॉब्स दैट रिड्यूसिंग द कॉस्ट पर पर्सन वी कैन से इन द आईटी इंडस्ट्री आल्सो। तो करेंटली काफ़ी सारी ग्रोथ क्वालिटी एडवर्स हो चुकी है, काफ़ी सारा कंपटीशन जो है वो रेट्स का हो चुका है रादर देन क्वालिटी, और काफ़ी सारे डिसरप्शंस हम देख चुके हैं जैसे जियो, और इवन फ्लाइट्स में भी हम देख चुके हैं कि ओवर द इयर्स द क्वालिटी ऑफ फ्लाइट्स नाउ इट हैज बिकम मोर सो लाइक अ फ्लाइंग बस रादर देन लाइक फ्लाइट which it used to be earlier. So in that like what would you suggest to like some company who want to like get that market edge from quality rather than rates, or fearing that competition of rates? when I was a child, the quality of movies was very good. So now when I see movies, so of course एक जनरेशन का भी गैप हो गया, लेकिन जनरल क्वालिटी इन माय डेफिनेशन हैज गॉन डाउन। बट वो सोचने का तरीका गलत है, क्योंकि जब भी मार्केट मास मार्केट होएगा तो बिजनेसेस विल केटर टू दी मास मार्केट। तो एयरलाइंस में वही हो गया। तो एक टाइम पे वो सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स थी, आज वो मास मार्केट हो गई। तो यू कैन क्रिएट अ निश फॉर दैट, but that niche has to be large enough and you must have a right to। आज 7-star लग्जरी होटल्स भी चलाते हैं और 3-star भी चल रहे हैं। तो ताज जो है वो 5-star था और वो मास मार्केट में भी जा रहा है। तो आई थिंक यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर सेगमेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं मास मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसमें कम्पीट कर ही नहीं सकता। तो अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग। आपका जो टारगेट कस्टमर है, आपका जो टारगेट मार्केट है, उसके लिए आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए आप कैसे एंट्री बैरियर बनाएंगे, उसको आप कैसे अच्छा वैल्यू देंगे। देखिए, जहाँ तक B2B बिजनेस की बात है, बिजनेस टू बिजनेस, उसमें प्रीमियम प्राइसिंग की स्कोप बहुत कम, क्योंकि दे नो एग्जैक्टली हाउ टू मेजर क्वालिटी, और उसमें परसेप्शन के पैसे नहीं मिलते। खाली B2C में आपको परसेप्शन, क्वालिटी, टच एंड फील, ये 50 चीज़ें, उनका वो एक सेगमेंट है जो पैसा देने को तैयार है। तो आपको क्लियरली सोचना पड़ेगा। तो वही है बात, फिर से वहीं आ गए, डिफरेंशिएशन, राइट टू विन। हाउ विल यू डिफरेंशिएट, हाउ विल यू एड्रेस दैट कस्टमर इन अ डिफरेंशिएटेड। तो आई थिंक इंडिया में वेरी टॉप एंड पे बहुत पैसा है। यू विल बी शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वेल्थ बहुत वेल्थ है। इट इज अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 400 बिलियन का साल का हमारा फाइनेंशियल सेविंग है। तो इंडिया में हर मार्केट है, लेकिन आपको यही सोचना है कि इस मार्केट में मैं राइट टू विन मेरा। जैसे यूएस में एक कंसेप्ट उनका रहता है एमआरपी के साथ साथ एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस भी वो लोग रखते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बीन एबल टू मेंटेन लाइक ओनली 3-4 कंपनीज इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे टी मोबाइल हो गया, AT&T, वेराइजन। बट कोई भी ऐसा डिसरप्शन वहाँ पे कभी नहीं आया मिनिमम प्राइसिंग पे ले आए। तो आई वाज जस्ट लाइक क्यूरियस कि क्या ऐसा होना बेटर। देखिए, मुझे यूएस की समझ नहीं है, तो बट मैं यही कहता हूँ कि अगेन यू कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। देखिए, जिस भी जहाँ पे भी ग्रोथ आएगी वहाँ पे बहुत कैपिटल है, वहाँ पर बहुत कैपिटल आएगी। यू हैव टू अज्यूम कि लॉट ऑफ कंपनीज, अगर अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो बड़ी कंपनीज आएंगी, और अपॉर्चुनिटी छोटी है तो बहुत सारी छोटी छोटी। लेकिन और कई केसेस में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था 5 साल पहले, बिफोर द अदर इनकम्बेंट्स, कि यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन वो लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक आप में मान के इसमें सही गलत नहीं, ये तो देखिए लॉ ऑफ द लैंड है, तो फ्री मार्केट है।
तो आपको ये मान के चलना ही चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई अगेन कम बैक टू द सेम, कोर बिजनेस का एक ही है कि व्हाट इज माय राइट टू विन, व्हाट इज माय कंपैरेटिव एडवांटेज, व्हाट इज माय डिफरेंशिएशन। कल को कंपटीशन तो आने ही वाला है, इसीलिए मैंने कहा फोकस होना को। आप 5 बिजनेस में हिम्मत मान के चलिए कि आज इसमें भी पैसा बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, तो मैं सब करूँ, कहीं कहीं पे बन जाएगा, लेकिन उसको आप स्केल अप कैसे। Like we were talking about COVID के बाद जो हुआ है work from home, of course I'm from IT industry, so I've seen the compensation demand for the same job has increased multifold, and now that has created a lot of pressure on our bottom lines, and then eventually getting us on the verge of raising fund where we were the bootstrap company. And if this trends continue, a lot of opportunities. I mean, I'm seeing a lot of profitability problem in a lot of startups and a lot of startup failure just because of that, because they are not able to retain those people who are getting left, right, and center kind of a big packages from those US outsourced company. In that way, how do you feel the industry will sustain if this keep happening? Are resource getting jobs from all the big IT or all the sectors company? देखिए ये रियलिटी है, इसमें हम राइट रॉन्ग में नहीं पढ़ सकते। वी अगेन कम बैक टू द सेम कि व्हाट इज आवर राइट टू विन। आवर राइट टू विन कैनॉट बी दैट आई गेट चीप रिसोर्सेज, आई गेट अ गुड प्राइस वेयर आई मेक मनी इन दैट रिसोर्स इज नॉट मोबाइल, और या उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो आई थिंक इंटरनेट के आने से देखिए वो जो एक इंडिया में बहुत चीप स्किल्स थे जो लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे, आई थिंक वो दौर खत्म हो गया। तो आपको उस टैलेंट के लिए कम्पीट करना पड़ेगा, और आपके बिजनेस मॉडल में फिर वही आएगा कि वेयर इज योर एज, कि वो कॉस्ट तो टैलेंट की सेम, वो मार्केट डिटरमिनेट है, आपकी प्राइसिंग भी मार्केट डिटरमिनेट है। तो आपको सोचना है मेरे को राइट टू विन, यू कैनॉट से कि मेरी कॉस्ट ही कम रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आई थिंक नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि costs are internal and market price is external, something to that extent। तो आप to the extent अपने cost structure को कुछ efficiency ला सकते हैं तो आप लाइए, productivity बढ़ाइए, but in the end the most productive companies they will win। तो if you are in a market where you are a price taker, कि आपकी product वो मार्केट सेट करता है ये किस प्राइस पे बिकेगी, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को बाकियों से सुपीरियर होना पड़ेगा। चाहे वो आपकी कुछ आप टूल यूज़ करिए, ऑटोमेट करिए, AI यूज़ करिए, या आप और रिमोट लोकेशन में जाइए, तो या आप जॉब को ब्रेकअप करिए ताकि वो हम बहुत लो स्किल वालों से वो जॉब करा सके, लेकिन कुछ तो आपको एक ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी आज से 20 साल पहले इनके मार्जिन 30% होते थे, और उसमें से आज कुछ बहुत बड़ी कंपनीज है उनका मार्जिन कितना रह गया, 12-14%, और वो घटते ही जा रहे हैं। तो ये क्या है, तो ये तो रियलिटी है। जैसे दिलीप बिल्डकॉन, इनका एक एज था रोड बनाने, आज भी होगा। तो they could make a road what others would take 3 years, they said let us do it in 2 years or 18 months। जो भी इनका काम करने का तरीका था, तो उससे इनको एक बहुत सक्सेस मिली। लेकिन जो आप आज कर रहे हैं, जो आज आप डिफरेंशिएटेड है, ये मान के चलिए कि 5 साल में 2 साल में कोई ना कोई 10 लोग उसको कॉपी करते हैं। तो इसीलिए टू क्रिएट अ सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, and that is why companies' life cycles are becoming shorter and shorter। तो इसीलिए कंपनी आती हैं और जाती हैं, क्योंकि सस्टेनेबल कंपैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाए, सारा इशू। हेलो सर, myself श्रेयस पांडे, आई एम द फाउंडर ऑफ बीचीज लाइफस्टाइल। सो बेसिकली हम लोग एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ब्रांड है, और सर जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इसकी, तो वी हैव नीश प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू टॉवल्स एंड अदर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। सर आज मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाह रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम लोगों ने जर्नी कंटिन्यू करी है, वी हैव ओपन डिफरेंट चैनल्स ऑल्सो। तो सर एज अ फाउंडर अब ये डिलेमा है कि कैपिटल बहुत ज़रूरी है, अगर डिसरप्ट करना है, कुछ नेक्स्ट लेवल गेम चेंज करना है, तो
बट सर जहाँ इस स्टेज पर हम लोग इन्वेस्टर से बात भी करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि इक्विटी डाइल्यूजन सर बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड दैट इज़ कॉस्टली देन द डेट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमें वो आगे बढ़ना चाहिए या हम लोग को बूटस्ट्रैप करके देन वी शुड लुक फॉर द फंडिंग? तो आंसर आपको खुद ही देना पड़ेगा, इसका कोई जेनरिक आंसर नहीं हो सकता। व्हाट इज द नीड्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितना बड़ा कंस्ट्रेंट है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। और देखिए इक्विटी इज सर्टेनली फार मोर एक्सपेंसिव देन डेट, बट डेट इज फार मोर रिस्कियर देन इक्विटी। तो लोग कहते हैं इक्विटी फ्री, में कहती नहीं, मैं कहता इक्विटी तो परपेचुअल डेट है और इंडिया में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12 से 15%। तो आपका बिजनेस जब मॉडल प्रूव हो जाए, जब आपको लगे कि ये मॉडल स्टेबल हो गया, इसमें बिजनेस का आइडिया का एग्जीक्यूशन का रिस्क खत्म हो गया, आपको डेट तभी लेना चाहिए, उससे पहले आपको डेट नहीं लेना चाहिए। और जब तक आपका मॉडल पूरी तरह प्रूव नहीं हो जाता है, मेरे ख्याल से उसको स्केल अप नहीं करना चाहिए। स्केल अप आप जब ही करिए कि जब उसमें मतलब है कुछ हमको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल चुका है। और मैं फिर वही कहूँगा कि डोंट ट्राई टू, अगर कैपिटल मिल रही है, देखिए देयर विल ऑलवेज बी अ गैप इन वेंचर बिटवीन द बायर एंड द सेलर, क्योंकि आप यू आर ऑप्टिमिस्टिक बट उसको तो एक रिटर्न, वो रिस्क भी देखता है, आप रिस्क को नहीं देखते। यू आर ओनली थिंकिंग सक्सेस but he is thinking failure also, and he has experience of investing in 100 companies, and in venture, genuine venture, probably 70-80% companies will fail. So I think उसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, वो तो आपको एक खुद के बिजनेस की समझ उससे आपको कर, बट मैं इतना ही कहूँगा बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफरेंशिएट कर रही हैं, लेकिन आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि मान लीजिए आप बैम्बू के टॉवल्स बना रहे हैं, तो what consumer is not going to buy, to my mind, because it is eco-friendly. I think वो सब लोग ESG की बात करते हैं, लेकिन when they go to buy vegetables वो प्लास्टिक बैग में ही कर लाते, चाहे वो रिच हो या पुअर। तो environment is someone else's responsibility। तो मेरे ख्याल से आपको रियलिटी समझनी चाहिए। तो if your product is adding value to the customer, then he is happy to consume it because it is environment friendly. But अगर उसका प्राइस वैल्यू इक्वेशन उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो वो नहीं, तो you have to be very very, Taj may still buy it because they are a business, but they will pay you only that price because then you are not B2C, you are B2. because I think आप कंज्यूमर को कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको एकदम सेंटर में रखिए। तो we get excited about my ideas कि this is this, बट कंज्यूमर उसको क्यों करे, देखो वो तो अपना प्राइस वैल्यू इक्वेशन देखने ही और आया। कल को अगर वो चल गया तो 5 और कंपनीज वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती, वो एक सेकेंड इशू। बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके साथ रह जाता है, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क टू स्टे अहेड ऑफ द। प्राइसिंग भी हम लोगों ने अफोर्डेबल रखा हुआ है वैसे। नहीं मुझे पता नहीं है कि मैं तो बहुत, आई हैव नो आइडिया अबाउट योर बिजनेस, बट आई जस्ट Thank you. Last 5 minutes बस close करते हैं, तो we'll just give some other people as well. I think सिद्धार्थ आप। सर मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है। मेजॉरिटी क्वेश्चन सर जो भी सोच के आए थे उससे ज़्यादा के आंसर हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। सर मेरा ये सवाल है कि प्योर B2B बिजनेस में हम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में काम करते हैं, तो आपने जैसा कि कहा पोस्ट कोविड मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हो गए हैं और एक डाउट हमेशा आता है सर कि जो ओल्ड फार्मूला था कि स्केलेबिलिटी B2B बिजनेस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या बॉटम लाइन को मेंटेन करने में हमेशा हेल्प करती है। आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो स्केलेबिलिटी और एक सस्टेनेबल साइज टू मीट वॉलेटिलिटी, इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए सर? क्योंकि एक कस्प पे हम आ जाते हैं कि जहाँ पे लगता है कि हम कितना भी स्केल कर लें, ब्रांड बन चुका है, मार्केट तो एग्जिस्ट करेगा ही, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वी बिकम ऑप्टिमिस्टिक और हम उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते जाते हैं। हाउ डू वी टेक अ डिसीजन कि इस बिजनेस को इस स्केलेबिलिटी के बाद दिस इज द राइट कॉल टू स्टॉप एट दिस पॉइंट एंड लुक फॉर समथिंग ऑल्टरनेटिव? मतलब आपको खुद सोचना पड़ेगा या बिजनेसेस को कंसल्ट करना, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के आप व्यू ले सकते हैं। तो आई थिंक मतलब मेरे को समझ नहीं है आपका क्या बिजनेस है, तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका कोई जनरल आंसर तो नहीं दे सकता। लेकिन मैंने ये देखा है कि a slower growth which is less capital intensive and if you focus on excelling, if देखिए आप खाली एक ही चीज़ पे फोकस करिए
कि मेरे बिजनेस का जो कंपेरेटिव एडवांटेज है उसको मैं कैसे डीपन करता हूँ, तो बिजनेस आपका खुद ग्रो करे। अगर हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज सस्टेनेबल नहीं है और डीप इनफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके वो एक मीडियोकर बिजनेस बन जाएगा। बट आई थिंक मतलब इट विल द आंसर विल वेरी फ्रॉम कि कभी कभी ऐसा भी है कि आप स्केल नहीं करेंगे तो इट विल बिकम अ कंपेरेटिव डिसएडवांटेज। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं स्केल कर सकता हूँ लेकिन मैं कंजर्वेटिव हूँ या स्लो ग्रो कर रहा हूँ, तो भी आपको बहुत रिस्क है, चाहे वो B2B हो या B2C हो। तो इट इज सी दीज आर नॉट, देयर आर नो इजी आंसर्स। और ये तो मतलब हर एंटरप्रेन्योर की सोच है, बट यू कैन टेक द एडवाइस ऑफ वेरी मेनी पीपल हु आर लर्नेड। सो आई ऑलवेज बिलीव कि आप खूब सोचिए, खूब पढ़िए, सबसे खूब आइडिया लीजिए, बट इन द एंड इट इज योर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रेजेंस। मेरा सवाल आपकी कोर कॉम्पिटेंसी से ही है सीधा। शेयर्स के प्राइसेस समय समय पे ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो जब ये ऊपर जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मार्केट बताता है कि इसका टॉप लग गया है, मार्केट बताता है कि इसका बॉटम लग गया है। और अगर मार्केट बताता है तो मैं ये जानता हूँ आपको सबसे बढ़िया बताता है, तो थोड़ा आप शेयर करें कि आप क्या बताता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एट एवरी प्राइस देयर इज अ बायर एंड सेलर। देखिए, EQ is more important than IQ in investing. EQ is more important। तो वॉरेन बफेट ने कहा है कि आपका अगर IQ बहुत ज़्यादा है तो आप इन्वेस्टिंग मत करें, क्योंकि आप इंटेलिजेंस को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डनरी इंटेलिजेंस चाहिए। आप कुछ अच्छा काम करिए और वैल्यू एड काम करिए। सो दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, दिस इज अ बिजनेस ऑफ ग्रेट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन एंड पेशेंस। देखिए, सब कोई भी चीज़ बहुत सस्ती कब मिलेगी? जब किसी को नहीं खरीदती तब वो चीज़ बहुत सस्ती मिलेगी। और कोई भी चीज़ बहुत महंगी कब मिलेगी? जब सबको खरीदना। तो इन इक्विटीज मेजॉरिटी ओपिनियन इज ऑफन रॉन्ग, ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो जो भी तो इलेक्शंस और इक्विटीज में एक बहुत बड़ा फर्क है। इलेक्शंस में मेजॉरिटी इज राइट एंड स्टॉक मार्केट में मेजॉरिटी इज ऑलवेज। तो जो चीज़ बहुत पॉपुलर है तो वो बहुत महंगी है, और जो चीज़ अनपॉपुलर है, अब हमको यही सोचना है कि अच्छी चीज़ अनपॉपुलर है तो मुझे खरीदना। बिजनेस फंडामेंटली अगर खराब बिजनेस है और अनपॉपुलर है तो मुझे कोई उससे इंटरेस्ट नहीं। बिजनेस अच्छा है लेकिन अनपॉपुलर है, या तो शेयर बाजार में सेंटीमेंट खराब है या बिजनेस एक खराब दौर से गुजर। एग्जाम्पल के लिए 2 साल पहले ITC का पी 12 रुपये, सॉरी 12 पी, उसकी डिविडेंड यील्ड कितनी थी? उसकी डिविडेंड यील्ड 7-8% थी। वो अनपॉपुलर था। बिजनेस तो 90% मार्केट शेयर है। इट इज द अल्टीमेट एंट्री बैरियर, क्योंकि आप नया ब्रांड लॉन्च ही नहीं कर सकते उस इंडस्ट्री। इट इज एडवर्टाइजिंग इज बैंड, और इंडिया में 90% टोबैको कंजम्पशन इज नॉन सिगरेट्स, और इंडिया में वेपिंग भी बैंड है। तो ये जो BNP आ रहा है, बाय वो क्या बर्न नॉट हीट, या वो भी सब बैंड है। नया ब्रांड आ नहीं सकता है। और 90% टोबैको कंजम्पशन इज in other forms, and cigarettes, whether you like it or not, in my opinion, is an aspirational product. तो वो अफोर्डेबिलिटी उसकी डिमांड को रोकती है, क्योंकि आज एक गोल्ड प्लेट 20 रुपए की। तो बहुत से लोग दे वांट टू कंज्यूम गोल्ड प्लेट, चाहे वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, लेकिन लॉ अलाउ करता है, लेकिन दे आर नॉट कंज्यूमिंग बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक व्यू ये है कि जिस दिन टैक्सेशन मॉडरेट रहा या नहीं बढ़ा, उस दिन उसकी डिमांड ग्रो। तो उस टाइम वो शेयर बहुत अनपॉपुलर था। तो आपको बिजनेस पे फोकस करना है, और आपको जब आप बिजनेस को समझेंगे तो आपको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का एक रफ अंदाजा हो जाता है, और फिर मुझे कंपेयर करना है कि उसका मार्केट प्राइस हाउ डज इट रिलेट टू दी वैल्यू। और जब प्राइस वैल्यू से कम है तो मुझे इन्वेस्ट करना है, भले ही
पूरी दुनिया कह रही है ये बेकार है, एंड वाइस वर्सा। तो एक लास्ट चीज की प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो ये लाइन आप याद रखिए, तो आप शेयर बाजार में गलती आई एम नॉट श्योर कि ये करेक्ट फोरम है कि नहीं ये पूछने के लिए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा कमोडिटी से रिलेटेड है। एक्चुअली हमारा स्टील ट्रेडिंग का काम है और कुछ टाइम से स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स NCDX पे ट्रेड होने लगे हैं। अब NCDX के ट्रेंड के कारण एक्चुअल मार्केट इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है क्योंकि कंपैरेटिवली कम लोग हैं NCDX पे, लेकिन NCDX की ट्रेडिंग एक्चुअल ग्राउंड मार्केट को डिक्टेट करने लगी है एट टाइम्स। उसके कारण कई बार हम लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, कई बार उसमें एक्स्ट्रा फायदा भी हो जाता है लेकिन वो सही नहीं लगता है कि समथिंग इज मैनिपुलेटेड। तो इस टाइप की साइकिल से हम कैसे बचें? कमोडिटीज में ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम लोग ग्राउंड पे जो एक्चुअल स्टॉकिंग और सेलिंग करते हैं उसके लिए कोई अगर आपकी एडवाइस हो तो थोड़ा सा प्लीज शेयर करें। कैपिटल मार्केट्स हैव बिकम सच दैट देयर आर सच फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जिनका की रियल मार्केट पे इम्पैक्ट और रियलिटी है लाइफ। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग अवे, और मेरे ख्याल से उस प्राइस को आप लिस्टेड मार्केट में फोरकास्ट भी नहीं कर सकते एटलीस्ट, बिकॉज आपको 10 साल का ट्रेंड नहीं चाहिए, आपको तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन का ट्रेंड चाहिए, तो वो वोलेटाइल है। तो आई हैव नो ग्रेट आंसर फॉर दिस। आई ओनली थिंक you will have to eliminate the risk. You just focus on a small spread, match your assets and liabilities. ये आपको वही करना पड़ेगा। देखिए जब मुझे ऑर्डर मिला तभी मैंने बैक टू बैक टाइप किया है वाइस वर्सा, बट आई डोंट थिंक इसका मेरे पास और इससे बेहतर कोई सर लोग जैसे ट्रेंड्स को पॉइंट बनाते हैं कि ये लेवल ब्रेक होगा तो अब ऐसा जाएगा, आप इग्नोर करें ये सब चीजें आप इग्नोर करें, ये सब इग्नोर करें। आपको आप एक काम कर लीजिए, जब भी आपको कोई चार्टिस्ट या कोई भी एक्सपर्ट कुछ भी बताए स्टॉक मार्केट के लिए या कमोडिटी के लिए, आप उसको नोट करके रख लीजिए और उसकी 10 ऑब्जर्वेशन नोट करते बोलो भाई जब तुम्हारी जो इच्छा हो वो बोलो, हर दिन मत बताओ, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस लगे तभी बताओ। और उसकी 10 ऑब्जर्वेशन आप नोट करिए और उनको 10 जब हो जाए तो पढ़ के देखिए, आप देखेंगे वो आधे टाइम गलत है आधे टाइम सही। एक्चुअली इसके एक्सपर्ट्स कोई टीवी पे या कुछ ऐसे तो रहते नहीं हैं, इनफॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में ओपिनियन के फॉर्म में गाइड करने के लिए चलते रहते हैं। नहीं वही मैंने कहा, आप जिसको भी रेस्पेक्ट करते हैं या आप 10 लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं तो 10 को आप अलग अलग लिख के रख लीजिए। मेरे ख्याल से दिस इज रैंडम नॉइस, इसमें आप कॉइन उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, आप नहीं कह सकते क्या है। तो लेकिन अगर एक एग्जांपल है कि मान लीजिए 1000 लोग ने सिक्का उछालना शुरू किया तो और सब लोग गैस कर रहे हैं तो एक बार के बाद 500 लोग गलत हो गए, 2 बार के बाद 250 लोग गलत हो गए, 3 बार के बाद 125 लोग गलत हो गए, 4 बार के बाद 62 लोग सही रह गए, 5 बार के बाद 32, 6 के बाद 16, 7 के बाद 8, 9 के बाद 4, 10 के बाद 2। तो अगर 1000 लोग सिक्के को कॉल कर रहे हैं तो 1000 में से 2 लोग तो उसको 9 बार सही कॉल कर दिए, तो उसको आप मैजिशियन मत मानिए, वो 2/10,000 की प्रॉबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने कहा उसको आप बराबर ऑब्जर्व कर लीजिए 10 बार, तो चांसेस आर वो। We initially kept the hard stop at 6:45, but इतना interesting हो गया session कि we went a little overboard, sir. But thank you very much for this, and this was indeed a wonderful learning opportunity for all of us. With this, we move towards the conclusion of the session. I hope you all were able to engage in stimulating conversations and foster new connections. मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सत्र हम सब युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाभकारी था और आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रोत्साहित करेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित सभी युवा न केवल अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयों पर जाएंगे बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी काम करेंगे। On behalf of Young Entrepreneur Forum, I thank you all for being here and taking the time to participate. I hope to see you again next time. बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर को। एक बार वापस हम लोग कल सर ने इतना हमें समय दिया और आज आप लोग